हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आपका है जीव जनन कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी चैनल पे इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोडेड है एंड इसके प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, वो भी अपलोडेड है एंड उसकी अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अभी तक आप लोगों ने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर अटेंड करें एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं, तो आप जाके सबसे पहले उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। तो आज हम लोग इस पार्ट 3 में जो पढ़ने वाले हैं वो है नर जनन तंत्र। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हमें जो टॉपिक पढ़ना था वो है नर जनन तंत्र। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि मादा जनन तंत्र ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड ये जो नर जनन तंत्र है ये पुरुषों में पाया जाता है। तो मेल्स की बॉडी में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है जो कि है नर जनन तंत्र, और इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं जो शुक्राणु बनाने का काम करते हैं, मतलब कि जनन में भाग लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पहली लाइन देख सकते हैं, पुरुषों में नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग व सहायक ग्रंथियां सम्मिलित हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नर जनन तंत्र पूरा कंप्लीटली हमें पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं। तो हम लोग लाइन वाइज पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वृषण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है संख्या में 2 होते हैं। तो अगर आपको याद हो जैसे मादा जनन तंत्र हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे अंडाशय जो था 1 जोड़ी था और संख्या में 2 था जो कि अंडाणु का निर्माण कर रहा था। वैसे ही यहाँ पे जो वृषण होता है ये भी 1 जोड़ी होता है और इनकी भी संख्या होती है 2। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग चित्र भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे और इसके डायग्राम के हेल्प से समझेंगे भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थान, ये पुरुषों में कहाँ पाया जाता है। तो ये वृषण कोश में स्थित होता है। आफ्टर डैट इनका जो कार्य होता है वो होता है शुक्राणु और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है और जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे हम लोग शुक्राणु जनन बोलते हैं। मतलब कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये जो वृषण होता है 1 जोड़ी होता है दोनों साइड, जैसे आप अंडाशय देखे थे दोनों साइड था। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मादा जनन तंत्र की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो को अच्छे से लेक्चर कवर करें एंड उसके बाद ये टॉपिक पढ़ें, क्योंकि सारे चैप्टर जितने भी यहाँ पे पढ़ाए गए हैं सब लाइन वाइज टॉपिक कवर किए गए हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो बहुत कम टाइम है आपके पास और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। नोट्स भी उसमें आप सबको प्रोवाइड किया गया रहता है जिससे आपको नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं रहती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वृषण कंप्लीट कर लिया। आफ्टर डैट हम लोग इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं नर जनन तंत्र में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड हमारा जो अंग पढ़ना है वो है अधिवृषण। इनका सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिवृषण पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले वृषण के पीछे स्थित एक लंबी घुमावदार नली होती है जिसे हम लोग अधिवृषण को कहते हैं। ओके, सबसे पहले वृषण है, वृषण के बाद है अधिवृषण जो कहाँ होती है, वृषण के जस्ट पीछे होती है, घुमावदार नली होती है। और यहाँ पे जो इसका काम होता है, देखो यहाँ पे क्या काम था कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था वृषण में। समझ में आया इतना? शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में हो रहा था लेकिन शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है वो वृषण में नहीं होता है। तो ये बात क्लियरली अपने नोट्स में बना लेना एंड इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना कि जो वृषण का जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है, लेकिन उनका जो परिपक्वन होता है, जो बड़े होते हैं, वो कहाँ होता है, अधिवृषण में। तो यहाँ पे हम लोग इनका कार्य देख लेंगे। इनका कार्य में आप देख सकते हो कि शुक्राणुओं को संग्रहित करना और उन्हें परिपक्वन करना। ये मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह बना के लाया है ताकि आप इसको अच्छे से जल्दी से याद कर लें और इसको नोट्स बनाने में भी आपको टाइम ना लगे। तो अधिवृषण का कार्य क्या है, शुक्राणुओं को संग्रहित करना और उन्हें परिपक्वन करना, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा रहेंगे तभी वो मैच्योर हो पाएंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ तक अगर आप लोगों ने कंटिन्यू देख लिया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है और टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अब हाँ देखो, हम लोगों ने वृषण पढ़ लिया, अधिवृषण पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है शुक्रवाहिनियाँ। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वृषण होता है वो नीचे की तरफ होता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अधिवृषण, फिर उसके ऊपर एक लंबी सी नली की जैसे
पाइप पाई जाती है जो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके, उसी को हम लोग शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि जो भी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और उसके बाद जो परिपक्व होता है अधिवृषण में, उसके बाद उसको शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय तक लेके जाता है, या फिर जो मूत्र मार्ग रहता है वहाँ तक ले जाने का काम शुक्रवाहिनी करता है। तो अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तथा शुक्राशय तक ले जाने का काम शुक्रवाहिनी का होता है। ये इनका कार्य होता है। आगे यहाँ पे हम अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हमें जो नेक्स्ट अंग हमें पढ़ना है वो कौन सा है, वो है शुक्राशय। सबसे पहले हम लोगों ने वृषण पढ़ लिया, अधिवृषण पढ़ लिया, शुक्रवाहिनी पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे शुक्राशय, जहाँ पर शुक्राणु आके इकट्ठा हो रहे थे शुक्रवाहिनी के माध्यम से। तो स्थान कहाँ है? मूत्र मार्ग के पीछे। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनाती है जो मूत्र मार्ग में खुलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्राशय से एक छोटी सी नलिका निकलती है जो शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर एक मूत्र मार्ग में खुलता है, जो कि इजैकुलर डक्ट मतलब कि स्खलन नलिका बनाती है, मतलब कि बाहर निकालने का रास्ता बनाती है शरीर से बाहर। अब यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें 2 ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें हम लोग सहायक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, 2-3। मतलब कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और काउपर ग्रंथि के बारे में हमें पढ़ना है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है और इसको मैं बहुत ही कम समय में पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि यही लिए मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे आके लाइन टू लाइन पूरा लिख के समझाऊंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स अपना बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसको अपना लिख भी सकते हैं। जैसे जैसे मैं समझाते चलूँ यहाँ पर वीडियो रुकी रहती है और आप इसका नोट्स देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो। तो आपको जैसा सही लगे आप इसका पढ़ सकते हो। आगे हम लोग देखो अभी इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन ग्रंथियों को पढ़ने से पहले हम लोग इसका चित्र समझ लेंगे। ओके, कि इसका चित्र क्या है और कैसे एग्जाम में आप अपने बना सकते हैं। और याद रखना जितना भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो जनन चैप्टर में अभी तक आप लोगों को मादा जनन तंत्र पढ़ा दिया गया है, जनन की परिभाषा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में एक डायग्राम तो जरूर आएगा, चाहे मादा जनन तंत्र का आता है या फिर नर जनन तंत्र का। 5 सेट बनता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड साथ ही साथ को पूरा याद करते चलना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियोस पे मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप जो डायग्राम अभी देख पा रहे हो ये है नर जनन तंत्र का डायग्राम। और यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए जैसे मैं समझाऊंगी तो ये आप डायग्राम बहुत टाइम तक देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप इसका डायग्राम भी अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में या जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो नर जनन तंत्र है हम लोगों ने स्टार्ट किया था वृषण से, तो हम लोग अभी यहाँ इसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वृषण पढ़ेंगे। ये जो वृषण है यहाँ पे आप देख सकते हैं वृषण यही है, और यहाँ पर आप देख रहे थे कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। तो देखो यहाँ पे जो वृषण है दोनों साइड है, एक जोड़ी जिसे बोलते हैं और संख्या में 2 है। एंड ये जो आपका नर जनन तंत्र है इसी के दोनों साइड होते हैं वृषण। उसके बाद वृषण के पीछे आप देख सकते हैं ये अधिवृषण है, जहाँ पर वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एंड जस्ट अधिवृषण से जुड़ा हुआ एक लंबी सी नलिका है और जिसकी लेंथ आप लोगों को बताई गई है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये दोनों साइड होती है। जैसे कि वृषण एक जोड़ी था वैसे आप यहाँ पे शुक्रवाहिनी देख सकते हैं जो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है, ये भी एक जोड़ी होती है। एंड अगर आपको याद हो मादा जनन तंत्र व जहाँ पे अंडाशय था वो भी, वहाँ पर भी अंडवाहिनी थी जो कि एक जोड़ी थी। वहाँ पे अंडवाहिनी इसलिए थी क्योंकि वो अंडाणु का निर्माण करती थी, लेकिन यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हो रहा है इसलिए इसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं। आफ्टर दैट ये देख सकते हैं आप ये शुक्रवाहिनी जाके शुक्राशय में खुलती है जहाँ पर शुक्राणु जाके इकट्ठा रहता है या फिर यहाँ से इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है जिसे हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दोनों साइड एक नली आई है इसे हम लोग मूत्र वाहिनी बोलते हैं। एंड यहाँ पर होता है मूत्राशय जो मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। एंड इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है जो ये मूत्र वाहिनी आई है और ये जो मूत्राशय है आप लोग इसको मानव उत्सर्जन तंत्र में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि दोनों साइड वृक्क था और वृक्क के अंदर
नेफ्रॉन पाया जा रहा था, जहाँ पे मूत्र का निर्माण हो रहा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 में आप लास्ट वीडियोस का देख सकते हैं, जो कि मानव उत्सर्जन तंत्र है, वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। एंड आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, जो कि आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एंड हम लोगों ने सबसे पहले वृषण देखा, फिर अधिवृषण देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने शुक्रवाहिनी देखी, शुक्राशय देखा, मूत्रवाहिनी देखे और मूत्राशय देखे। अब क्या होता है, ये जो शुक्राशय होता है और यहाँ पे जो मूत्र इकट्ठा होता है मेल के बॉडी में, उसको बाहर निकालने का रास्ता सिर्फ एक रहता है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। एंड ये जो सबसे आगे का पार्ट होता है जहाँ से निकलता है, उसे हम लोग शिश्न बोलते हैं। एंड जो नर जनन तंत्र होता है उसमें जो 2 सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये है एक प्रोस्टेट ग्रंथि और ये है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। सो बच्चों, ये नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है एंड बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ओके। एंड इसके बाद हम लोगों को देखना है ये जो ग्रंथियाँ हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इन ग्रंथियों के कार्य की। एक नर जनन तंत्र में इन ग्रंथियों के क्या कार्य हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन ग्रंथियों के कार्य। तो सबसे पहले हमें जो ग्रंथि पढ़नी है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। आप इसमें देख सकते हैं, इनसे विशेष गंध युक्त पतला तरल स्रावित होता है, जो द्रव्य तरल वीर्य का 25% भाग बनाता है। एंड इसके बाद जो हमारा काउपर ग्रंथि है, इनसे निकलने वाला स्राव श्लेष्मी तथा क्षारीय होता है, अतः यह वीर्य के साथ मिलकर मार्ग को चिकना बनाता है तथा अम्लता को नष्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और काउपर ग्रंथि है, दोनों का एक काम है कि ये कोई द्रव का सिक्रीशन कर रहे हैं, मतलब श्रावित कर रहे हैं। एंड ये जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसका भाग बनते हैं ये लोग। एंड जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये 25% भाग बनता है और जो काउपर होता है ये मार्ग को चिकना बनाता है और अम्लता को नष्ट करता है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने देख लिया कि जो वृषण होता है वो शुक्राणु का निर्माण कैसे कर रहा है। एंड यही जो शुक्राणु होता है मादा के अंडाणु के साथ निषेचन करता है, जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है एंड फिर वो शिशु का निर्माण कर लेता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शुक्राणु के बारे में, शुक्राणु की संरचना के बारे में, उसके कितने पार्ट्स होते हैं एंड उनके भी कार्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड डेली लेक्चर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।